हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग प्रोटीन्स के बारे में पढ़ रहे थे। हमने अमाइनो एसिड्स के बारे में पढ़ लिया कि अमाइनो एसिड्स का कैसा स्ट्रक्चर होता है, वो किस तरह से चेन फॉर्म करते हैं। आज हम पढ़ेंगे कि प्रोटीन की कॉइलिंग कैसे होती है। देखो, ये अमाइनो एसिड्स हैं, इन्होंने जुड़ जुड़ के प्रोटीन बना ली। ठीक है, अब इस प्रोटीन को फंक्शन करने के लिए कॉइल करना पड़ेगा। तो वो कितने तरह से कॉइल होती है, उसका क्या महत्व है, वो सब हम आज देखेंगे। ठीक है, अच्छा, तो कॉइलिंग में सबसे पहले क्या होता है, प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, फिर सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है और फिर एक टर्शरी स्ट्रक्चर होता है। क्या होता है? टर्शरी स्ट्रक्चर होता है। प्राइमरी स्ट्रक्चर में क्या होगा, सीधी अमाइनो एसिड्स की चेन होगी। क्या होगा? सीधी अमाइनो एसिड्स की चेन होगी। सेकेंडरी में क्या होगा कि ये चेन कॉइल होना स्टार्ट करेगी। ठीक है, टर्शरी में वो और ज़्यादा कॉइल हो जाएगी, डिफरेंट टाइप के बॉन्ड्स बनेंगे यहाँ पे, उनको हम डिटेल से देखेंगे। पहले हम प्राइमरी की बात कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा, ये प्राइमरी स्ट्रक्चर है, नंबर 1 डाल देते हैं। इसमें ये अमाइनो एसिड्स जुड़े हुए हैं। एक बार स्ट्रक्चर बना लेते हैं अमाइनो एसिड्स का। क्या स्ट्रक्चर था? COOH, यहाँ पे NH2, यहाँ पे एल्किल ग्रुप और यहाँ पे H। पेप्टाइड बॉन्ड बनता है, यहाँ पे CO NH, आगे वाला अमाइनो एसिड जुड़ जाएगा। ये हमने लेक्चर 1 और 2 में देख लिया था। देखो, यहाँ पे एल्किल, यहाँ पे H और यहाँ पे दोबारा COH। अगर एक और अमाइनो एसिड जोड़ेंगे तो फिर पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा। यहाँ से OH जाएगा, NH जुड़ेगा, फिर से R H और यहाँ पे COH बनेगा। अच्छा, अब देखो फॉर्मेशन किस तरफ हो रहा है। किसी भी अमाइनो एसिड के NH2 सिरे से C डबल बॉन्ड COOH सिरे की तरफ फॉर्मेशन हो रहा है। यानी कि यहाँ से ये कॉन्सेप्ट निकल के आता है कि जो प्राइमरी प्रोटीन्स होती हैं उनके अंदर जो चेन फॉर्म होगी वो अमीनो ग्रुप से कार्बोक्सिल ग्रुप की तरफ होगी। अच्छा, इसका महत्व क्या है, ये हम क्यों जानना चाह रहे हैं कि अमाइनो से कार्बोक्सिलिक ग्रुप की तरफ बनेगी। अगर हमें ये पता होगा कि चेन ऐसे बन रही है तो हम किसी भी अमाइनो एसिड की पोजीशन को पता कर सकते हैं। ठीक है, आगे जब हम न्यूक्लिक एसिड पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि प्रोटीन कैसे बनता है और ये डिफरेंट जो अमाइनो एसिड्स हैं वो कैसे कोड होते हैं। वहाँ पे ये बात और भी अच्छे से समझ में आएगी। अभी ये याद रखो कि अमाइनो सिरे से कार्बोक्सिलिक सिरे की तरफ बनती है प्राइमरी प्रोटीन के अंदर चेन। ठीक है, अभी हम सेकेंडरी प्रोटीन की बात करते हैं। अच्छा, ये प्राइमरी प्रोटीन में मैंने बताया था इन दोनों के बीच में कौन सा बॉन्ड होता है? पेप्टाइड बॉन्ड। ठीक है, और पेप्टाइड बॉन्ड किस टाइप का बॉन्ड है? कोवेलेंट बॉन्ड। ये हमने लेक्चर 1 में देखा था। और कोवेलेंट बॉन्ड कैसा बॉन्ड होता है? स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। ठीक है, तो प्राइमरी स्ट्रक्चर में कौन सा बॉन्ड है? कोवेलेंट बॉन्ड है और ये एक तरह का स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। इसका एप्लीकेशन अभी हम देखेंगे आगे। ठीक है, इसको याद रखना कि कोवेलेंट बॉन्ड है। अच्छा, अभी सेकेंडरी की बात कर लेते हैं। सेकेंडरी में क्या होगा? कॉइलिंग स्टार्ट होगी। ठीक है, सेकेंडरी में कॉइलिंग स्टार्ट होगी। अच्छा, होता क्या है कि मान लो ये कोई अमाइनो एसिड्स की चेन है, ये कोई अमाइनो एसिड्स की चेन है, ये इस तरह से कॉइल होना स्टार्ट हो गई। ठीक है, ये इस तरह से कॉइल होना स्टार्ट हो गई। इसी को हम बोल रहे हैं सेकेंडरी प्रोटीन। अच्छा, अब आप कहोगे इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई, ऐसे था ऐसे हो गया। नहीं, इसके अंदर एक डिफरेंट टाइप का बॉन्ड बनता है। कौन सा बॉन्ड बनता है? हाइड्रोजन बॉन्ड। अच्छा, हाइड्रोजन बॉन्ड के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। पता होना चाहिए कि कैसे बनता है। वैसे ही केमिस्ट्री का टॉपिक है, बट 2 मिनट इसके बारे में बात कर लेते हैं। देखो, जब भी कोई 2 इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के बीच में हाइड्रोजन आ जाता है तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। कैसे? जैसे देखो, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है और फ्लोरीन है। ये कैसे हैं एटम? इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है। ठीक है, मान लो इनसे कोई हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। ठीक है, इनसे कोई हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, यहाँ से कोई और इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम आ जाए, मान लो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, कोई भी आ जाए। ठीक है, तो ये क्या करेगा? इससे एक खिंचाव महसूस करेगा। ठीक है, और इस खिंचाव को ही हम बोल देते हैं
हाइड्रोजन बॉन्ड। ये पर्टिकुलर कोई बॉन्ड नहीं होता, ये बस एक खिंचाव होता है, ठीक है, जो कि एटम्स को जोड़ के रखता है। तो अभी थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि प्राइमरी में जो बॉन्ड बन रहा था वो तो प्रॉपर बॉन्ड था, कोवैलेंट बॉन्ड था और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड था। अब ये मैंने कहा कि ये खिंचाव महसूस करता है। हाइड्रोजन बॉन्ड कैसा होता है, वीक बॉन्ड होता है कि स्ट्रॉन्ग होता है? ऑब्वियसली ये एक वीक बॉन्ड होता है। कोवैलेंट के कंपैरिजन में तो काफ़ी वीक होता है। कोवैलेंट बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है हाइड्रोजन बॉन्ड से, ठीक है। इस बात को भी याद रखना, इसका भी एप्लीकेशन आगे डिस्कस करेंगे। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहे हैं। अच्छा, आप कहोगे कि हाइड्रोजन कहाँ से आया? अभी अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर याद करो, क्या था? CR-COOH, यहाँ पे NH और यहाँ पे H। हाइड्रोजन को देखो, यहाँ पे ये NH है, एक H इससे यहाँ से जुड़ा हुआ है। देखो हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ है। मान लो दूसरा कोई अमाइनो एसिड है, उसका ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, ठीक है, उसका ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। मैं सिर्फ ये ग्रुप बना रही हूँ। अच्छा, अब इस हाइड्रोजन को देखो, ये नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ है और यहाँ पे ये ऑक्सीजन आ गया, तो इससे खिंचाव महसूस करेगा और यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेगा। कौन सा बॉन्ड बना लेगा? हाइड्रोजन बॉन्ड। इसी वजह से क्या होता है, ये कॉइल्स स्टेबल हो जाते हैं, ठीक है, और कॉइलिंग हो जाती है। बात समझ में आई? सेकेंडरी में कौन से टाइप के बॉन्ड होते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। अच्छा, अब ये जो दो कॉइल हैं, इनके बीच की दूरी कितनी होगी? 5.4 आर्मस्ट्रॉन्ग। आर्मस्ट्रॉन्ग क्या होता है? 10⁻⁻10 मीटर, ठीक है, ये आर्मस्ट्रॉन्ग का यूनिट होती है, ठीक है। तो दो कॉइल्स के बीच में दूरी कितनी होगी? 5.4 आर्मस्ट्रॉन्ग। अच्छा, अभी इसके एग्जाम्पल्स देखते हैं, ठीक है, इसके एग्जाम्पल्स देखते हैं हम। कौन सा होता है? एक तो होता है अल्फा हेलिक्स। क्या होता है? अल्फा हेलिक्स। दूसरा होता है बीटा प्लीटेड। दूसरा कौन सा होता है? बीटा प्लीटेड। अच्छा, अल्फा हेलिक्स तो जो मैंने अभी बनाया वही है, इस टाइप से होता है और इनकी दो कॉइल्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाते हैं, ठीक है, दो कॉइल्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाते हैं। ये एक ही पॉलीपेप्टाइड चेन है, इसमें जगह जगह पे अमाइनो एसिड्स इस तरह से जुड़े हुए हैं, ठीक है, ये एक पॉलीपेप्टाइड चेन है, ठीक है। बीटा प्लेटेड में क्या होता है? ये इस तरह से होता है, ठीक है, ये जो मॉलिक्यूल है अमाइनो, ये पॉलीपेप्टाइड चेन है, ये इस तरह से मुड़ जाती है और अब जो हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहे हैं वो इस तरह से बन रहे हैं, यानी दो स्ट्रैंड्स के बीच में। यहाँ पे दो कॉइल्स के बीच में बन रहे थे, अभी ये दो स्ट्रैंड्स के बीच में बन रहे हैं, ठीक है, यही डिफरेंस है। तो इनमें स्टेबल कौन सा होगा ज़्यादा? ऑब्वियसली वो वाला ज़्यादा स्टेबल होगा। तो बात समझ में आई? अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लीटेड। ये किस में होता है? केराटिन में होता है, केराटिन में। ये एक टाइप की प्रोटीन होती है जो कहाँ मिलती है? हमारे बालों में, नाखून में। तो उसमें अल्फा हेलिक्स टाइप की कॉइलिंग होती है, सेकेंडरी कॉइलिंग, और ये बीटा प्लेटेड है, ये उसमें मिलता है जो मकड़ी जाले वगैरह बनाती है, वहाँ उसमें जो प्रोटीन होती है उसमें बीटा प्लेटेड मिलता है। सेकेंडरी वाली बात समझ में आई? हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं, दो तरह का होता है, अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लेटेड, ठीक है। अभी टर्शरी पे आते हैं, टर्शरी में क्या होता है, ठीक है, टर्शरी में क्या होता है वो देखते हैं। टर्शरी, अच्छा, टर्शरी में क्या होगा? जो मॉलिक्यूल है, जो पॉलीपेप्टाइड चेन है, वो इस तरह से बहुत सारी घूम जाती है, ठीक है, ये इस तरह से बन जाएगी, इसी को हम क्या बोलते हैं? टर्शरी बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें कौन कौन से बॉन्ड बनेंगे? इसमें लगभग सभी टाइप के बॉन्ड बन जाते हैं। देखो, जो दो अमाइनो एसिड्स हैं इस चेन में, उनके बीच में कोवैलेंट बॉन्ड तो है ही, पेप्टाइड बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड भी होगा, ठीक है, वो तो सेकेंडरी में ही बन गया था, उसके बाद और कॉइलिंग हो रही है, तो हाइड्रोजन बॉन्ड भी होगा और पेप्टाइड बॉन्ड भी है। इसके अलावा वॉन डेर वाल्स भी होंगे, ठीक है,
वॉन डेर वाल फोर्स, ये केमिस्ट्री में हम पढ़ते हैं, वीक फोर्स होता है, मॉलिक्यूल्स के बीच में लगता है, वॉन डेर वाल फोर्स भी लगेगा। ठीक है, इसके अलावा हमने बात करी थी कि अमाइनो एसिड्स कुछ ऐसे होते हैं जिनके अंदर सल्फर होता है, तो डाइसल्फाइड बॉन्ड भी बन सकता है। ठीक है, बेसिकली इसके अंदर बहुत सारे बॉन्ड्स बनते हैं, तो ये कैसा होगा, स्टेबल स्ट्रक्चर बन जाएगा। ठीक है, अच्छा अभी हम एक विशेष टाइप की कॉइलिंग होती है, स्पेशल टाइप की, उसकी बात करते हैं, जो कि हीमोग्लोबिन में होती है, क्वाटरनरी टाइप की, वो केवल हीमोग्लोबिन में ही मिलती है। ऐसा क्यों होता है, देखो हीमोग्लोबिन जो है कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल होता है, उसके अंदर क्या होते हैं, 4 पॉलीपेप्टाइड चेन होते हैं। क्या होते हैं, 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती है। ठीक है, 2 अल्फा और 2 बीटा। ठीक है, तो ये क्या करता है, पहले टर्शरी कॉइलिंग होगी इन दोनों की और इन दोनों की, और फिर आपस में भी कॉइलिंग हो जाएगी, इसीलिए इसको क्वाटरनरी कॉइलिंग बोलते हैं। इसको एक्सेप्शन की तरह याद रखो, सिर्फ हीमोग्लोबिन में ही इतनी कॉइलिंग होती है। क्यों, क्योंकि इसमें 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स हैं। ठीक है, तो यहाँ तक बात समझ में आ गई। चलो अच्छा, अब नेचर में ना कुछ भी बेफालतू में नहीं होता कि उसका कोई कारण नहीं और वो चीज़ हो रही है। अगर प्रोटीन की कॉइलिंग हो रही है तो उसका कुछ काम होगा। क्या काम होता है, देखो जो टर्शरी प्रोटीन होती है, टर्शरी प्रोटीन होती है, वही एक्टिव प्रोटीन होती है। कैसी होती है, एक्टिव प्रोटीन होती है। यानी कि हमारे शरीर में जो भी काम होंगे एंजाइम्स के, हार्मोन्स के, शरीर को बनाने के, वो सारे कौन करेगा, टर्शरी प्रोटीन करेगा। जब तक कि उसकी इतनी कॉइलिंग नहीं हो जाएगी कि वो टर्शरी प्रोटीन के फॉर्म में आ जाए, तब तक वो काम नहीं करेगा। ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना है कि हमारे जितने भी हार्मोन्स हैं, जितने भी एंजाइम हैं, जो एंजाइम तो सारे प्रोटीन से बने होते हैं, कुछ हार्मोन भी प्रोटीन से बने होते हैं। ठीक है, तो वो सब किस पे काम करेंगे, टर्शरी प्रोटीन के फॉर्म में काम करेंगे, सेकेंडरी या प्राइमरी पे काम नहीं करेंगे। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन भी है। क्या एक्सेप्शन है, हमारा जो ग्रोथ हार्मोन होता है, ठीक है, हमारा जो ग्रोथ हार्मोन होता है उसके अंदर जो प्रोटीन होती है, ये हार्मोन प्रोटीन से बना होता है, इसके अंदर जो प्रोटीन होती है वो 1 डिग्री पे भी काम करती है, यानी कि प्राइमरी कॉइलिंग पे भी काम करती है। प्राइमरी प्रोटीन होती है और उसके ऊपर भी ये एक्टिव होती है। ठीक है, ये इसका एक्सेप्शन है, बाकी सारे टर्शरी प्रोटीन की फॉर्म में होंगे तभी एक्टिव होंगे। ठीक है, ये बात समझ में आई। चलो ठीक है, यहाँ तक। अच्छा, अब हम देखते हैं कि क्या प्रोटीन हमेशा ऐसे टर्शरी फॉर्म में रहेगी, नहीं, शरीर में जब उसकी ज़रूरत होती है तब वो कॉइल हो जाती है, अदरवाइज वो सेकेंडरी और प्राइमरी में भी मिलती है। अच्छा, एक बार प्रोटीन कॉइल होगी तो क्या वो खुल नहीं सकती, खुल सकती है। ठीक है, उसी खुलने को हम क्या कहते हैं, डीनेचुरेशन। क्या बोलते हैं, डीनेचुरेशन। अच्छा, डीनेचुरेशन अपने आप तो होगा नहीं, कुछ एक कंडीशंस होंगी तभी होगा। क्या होगा, पीएच, एक पर्टिकुलर पीएच होगी, उस पर डीनेचुरेशन हो सकता है। टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाए तो हो सकता है, पीएच बहुत कम हो जाए तो हो सकता है। ठीक है, अच्छा, डीनेचुरेशन में क्या होगा, ऑब्वियसली जो टर्शरी है वो खुल के कैसी हो जाएगी, सेकेंडरी हो जाएगी या फिर प्राइमरी हो जाएगी। ठीक है, टर्शरी खुल के सेकेंडरी हो जाएगी या प्राइमरी हो जाएगी और इनएक्टिव फॉर्म में आ जाएगी, यानी कि वो अभी अपना जो पर्टिकुलर फंक्शन है उसका बॉडी में वो अभी प्ले नहीं कर रहा है। अच्छा, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान में रखने वाला है, क्या कि जो डीनेचुरेशन होता है वो प्राइमरी प्रोटीन के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं करता, उसकी स्ट्रक्चर के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं करता। अब ऐसा क्यों है, थोड़ा कॉमन सेंस लगाओ। हमने क्या बात करी थी कि प्राइमरी प्रोटीन तो क्या है, अमाइनो एसिड्स की सिंपल चेन है। ठीक है, सिंपल चेन है, इसके अंदर बॉन्ड कौन सा है, कोवैलेंट बॉन्ड है, पेप्टाइड बॉन्ड है, कोवैलेंट बॉन्ड है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। उसके ऊपर ये टेम्परेचर और पीएच इतने इफेक्टिव नहीं होंगे कि इस बॉन्ड को तोड़ दें। लेकिन सेकेंडरी और टर्शरी और सेकेंडरी में क्या बन रहे थे,
वॉन्डरवॉल्स थे, हाइड्रोजन बॉन्ड थे, डाइसल्फाइड बॉन्ड थे, तो वो क्या होंगे, पीएच और टेम्परेचर नहीं झेल पाएंगे और टूट जाएंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान में रखना है कि डीनेचुरेशन जो है वो प्राइमरी प्रोटीन के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं करता है। और थोड़ा सा दिमाग और लगा लो, अगर प्राइमरी प्रोटीन के ऊपर काम करेगा तो फिर दोबारा कॉइलिंग कैसे होगी, ये तो खराब हो जाएगा प्रोटीन, फिर कैसे होगा भाई, ये प्रोटीन हमारे पास होगा तभी तो हमें जब ज़रूरत होगी तो हम इसे दोबारा कॉइल कर लेंगे और फिर दोबारा यूज़ में ले लेंगे हार्मोन और एंजाइम की तरह। ठीक है, बात समझ में आई। प्राइमरी प्रोटीन के ऊपर डीनेचुरेशन का कोई भी इफेक्ट नहीं होता है। ठीक है, चलो अभी हम बात करते हैं कि प्रोटीन जो है वो हमारी बॉडी में क्या क्या काम करता है। ठीक है, वैसे तो ये चीज़ पता होती है लेकिन फिर भी हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। देखो, पहला क्या काम करेगा, हीलिंग करता है। क्या करता है, हीलिंग करता है। अगर बॉडी में कहीं चोट लग गई है, ठीक है, तो उसको हील करने का काम क्या करेगा, प्रोटीन करेगा। डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की प्रोटीन होते हैं, आगे हम देखेंगे। जैसे कि ब्लड का थक्का जमता है, उसमें भी अलग अलग तरह की प्रोटीन्स लगती हैं, या घाव कोई हो जाता है उसको भरने में कौन सी प्रोटीन लगती है, ये आगे बायोलॉजी में आएगा। अभी ध्यान में रखना है कि हीलिंग में प्रोटीन काम में आता है। अच्छा, स्ट्रक्चरल यूनिट है, क्या है, स्ट्रक्चरल यूनिट है। हमारी जो सेल होती है उसमें काफ़ी सारी चीज़ें होती है जो प्रोटीन से बनी होती हैं। आपने पढ़ा होगा सेल मेम्ब्रेन होती है, उसके अंदर प्रोटीन होता है, एंजाइम्स वगैरह हैं उनमें भी होता है। ठीक है, तो स्ट्रक्चरल यूनिट है, यानी बॉडी का स्ट्रक्चर बना रही है। ठीक है, एनर्जी देने का भी काम करती है। क्या करती है, बॉडी को एनर्जी देने का भी काम करती है। देखो, एनर्जी देने का काम बेसिकली कार्बोहाइड्रेट और फैट का है वैसे, लेकिन मान लो कि भूखमरी की स्थिति आ जाए, है ना, कि भाई इंसान को खाना नहीं मिल रहा है, तो क्या करेगा, उसकी बॉडी उसके प्रोटीन को भी तोड़ने लग जाएगी। ठीक है, और इसकी जो कैलोरीफिक वैल्यू होती है वो होती है 4 किलो कैलोरी पर जूल। ओके, 4 किलो कैलोरी होती है। ठीक है, अच्छा, एनर्जी देने का काम करता है, हीलिंग का काम करता है, स्ट्रक्चरल यूनिट है, एनर्जी देने का काम करता है। ठीक है, और क्या काम करेगा प्रोटीन, और क्या काम करेगा, देखो एंजाइम्स वगैरह हैं। ठीक है, एंजाइम्स वगैरह हैं तो मेटाबॉलिज्म में काम देता है कि हमारे शरीर में खाने को पचाएगा, उसमें हेल्प करेगा। ये डिफरेंट डिफरेंट प्रोटीन्स के काम होते हैं। ठीक है, वैसे प्रोटीन बहुत सारे काम करता है, आगे हम बायोलॉजी में देखेंगे, ये तो हम ऐसे जनरल डिस्कशन कर रहे हैं। ठीक है, ओके, ये बात हो गई। अभी 2-3 इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उनको हम देख लेते हैं कि कौन सी प्रोटीन है जो बॉडी में सबसे ज़्यादा मिलती है। कौन सी प्रोटीन है जो बॉडी में सबसे ज़्यादा मिलती है, कोलेजन प्रोटीन। ठीक है, ये कैसी प्रोटीन होती है, एक फाइब्रस प्रोटीन होती है। ठीक है, फाइब्रस प्रोटीन मतलब ऐसे रेशे रेशे से निकले रहते हैं, तो फाइब्रस प्रोटीन होती है। कहाँ मिलेगी, लिगामेंट्स में। ठीक है, लिगामेंट्स में मिलेगी, टेंडन्स में मिलेगी। लिगामेंट्स और टेंडन्स पता होगा, जो मसल को इससे हड्डी से जोड़ते हैं और जो हड्डी को हड्डी से जोड़ते हैं, उनको लिगामेंट्स और टेंडन्स कहते हैं। इलास्टिन, इलास्टिन प्रोटीन कहाँ मिलती है, ये कार्टिलेज में मिलेगी। किस में मिलेगी, कार्टिलेज में मिलेगी। और कैसी होती है, लचीली होती है, इसका नाम ही देखो इलास्टिन है। ठीक है, और कार्टिलेज देखो, ये कान में ये वाली हड्डी होती है, ये कितनी सॉफ्ट होती है। ठीक है, क्योंकि कार्टिलेज की बनी होती है, इसमें इलास्टिन प्रोटीन होता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा कौन सा मिलता है, कोलेजन, बॉडी में सबसे ज़्यादा मिलता है। अच्छा, एक प्रोटीन होता है केराटिन, ये किस में मिलेगा, हमारे हेयर्स में मिलेगा और नेल्स में मिलेगा। ठीक है, अच्छा, एक और पॉइंट नोट कर लो, एग होता है, उसमें कौन सी प्रोटीन होती है, एल्ब्यूमिन। ठीक है, बोलते हैं ना अंडा खाओ, अंडा खाओ, अंडे में प्रोटीन है, तो कौन सी प्रोटीन होती है, एल्ब्यूमिन प्रोटीन होती है। ये कुछ पॉइंट्स हैं, इनको आप ध्यान में रखिए। ठीक है, इसके साथ ही हमारा प्रोटीन का जो चैप्टर है लगभग कंप्लीट हो गया है। मोटी मोटी हमने इसकी बात कर ली है। इसके आगे हम पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट्स कल के लेक्चर में। थैंक यू सो मच।